गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो ये है अपनी क्लास 10th और क्लास 10 को मैंने डिसाइड किया है कि ये अभी तक जितना चीज़ें कराई गई हैं क्लास 9 क्लास तक सबका एक क्विक रिवीजन मोटा मोटी आपको करवा दिया जाए, क्योंकि रिवीजन ऑलरेडी इस तरीके से नोट्स दिए जा रहे हैं कि आपको रिवीजन कम से कम करना पड़े। बट इसी के दौरान अगर एक बार रिवीजन हो जाता है तो उसमें बहुत ही मजबूती आ जाएगी। ठीक है, फटाफट करेंगे, एक एक लाइन नहीं, मेन देखते चलेंगे। ठीक है, पॉलिटी का पहला है पार्ट की बात करेंगे तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पार्ट 4A है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, और ये किस में ऐड हुआ था? 42वें संविधान संशोधन में। पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, पार्ट 14A ट्रिक बताई थी ना, ट्राइब्यूनल्स। ए इधर आओ, है ना, पंचायत गिन लोगे तो 9 आएगा ना, ऐसा टाके गिनेंगे तो 9 आएगा। यही आपको ट्रिक बताया था। 73वां संविधान संशोधन, पंचायत 9A म्यूनसिपैलिटीज़ एंड बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक, अब यहाँ पर ये आपको याद रखना है। आप नाइन्थ ए एंड 9th बी। ठीक है, ये 9th में जो है सिर्फ आप लिखो 73, 9th ए में लिखो आप 74 और 9th बी में लिखो 97। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पंचायत में 73 और 9th बी म्यूनसिपैलिटीज़ में एक बढ़ा दिए 74 और 9th बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में 97 वाला संविधान संशोधन था। तो ये तीन ये पार्ट्स और ये पार्ट्स के साथ ये इनका कब ऐड किए गए थे ये चीज़। ठीक है, याद ज़रूर रखिएगा। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला। ठीक है, अब देखिए 15वां जो है आपका इलेक्शन पे है। ठीक है, 17वां जो था आपका ऑफिशियल लैंग्वेज पे है और 18 जो है इमरजेंसी प्रोविजन से ट्रिक बनाया था ना, मरोड़ दिया जाता है इसमें एक एक इंसान को, इमरजेंसी लगती है जब, है ना। तो 17वां जो है आपका लैंग्वेज और 18वां जो है आपका इमरजेंसी पे है। ठीक, कुछ पार्ट्स यहाँ पे देखो बताते हैं। पहला यूनियन टेरिटरीज, 5वां गिन लो। तो गिनने का ट्रिक बताया था कि जोड़ लो यूनियन का, 1 2 3 4 5 यूनियन। छठा स्टेट था, 6 वाला बताया था ना, सिक्स ऐसे लिखते हैं 6 और ऐसे क्या होता है स्टेट। ठीक, और 7वां नील है और 8वां है आपका यूनियन टेरिटरीज से। कन्फ्यूज़न मत होना, 8वें में 18वें में कन्फ्यूज़ मत होइएगा, 17वें और 7वें में कन्फ्यूज़ मत होइएगा। जो 7वां है, ठीक है, ये नील है। 17वां जो है ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है। 8वां यूनियन टेरिटरीज़ है। 9वां पंचायत है ए। 9th है म्यूनसिपैलिटीज़ है। 9th भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 है। ठीक है, और इसके बाद पार्ट 16 एक आप देख लो, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस की बात करता है। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, 2 सितंबर 1946। ठीक, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946। ठीक, पहले इंटरिम गवर्नमेंट कब आती है? 2 सितंबर 1946 में पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946। इसमें मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड थी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात की जाए तो 29 अगस्त, आज़ादी वाले साल 29 अगस्त, ऐसे आप याद रखना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र का बताया था ना, एडवाइस दिया है ना, एडवाइस मांगी तो बनने लगे, तो BN राव हो गया। ठीक, एडॉप्टेड 26 नवंबर 1949। ठीक, फॉर्मल डिवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था? स्वराज पार्टी ने फॉर्मल डिवाइड इसकी मांग की थी। ठीक है, आइडिया किसने दिया था? एडवाइस में तो बन रहे थे। आइडिया में क्या होता है? जब मन होता है तो इंसान आइडिया देता है। MN रॉय। क्रिस्प मिशन की बातें सारी लिखी हुई हैं। ठीक है, मार्च 1942 मंथ सहित याद होना चाहिए। डोमिनियन स्टेटस की बात किया है इसने। ठीक है, और ये इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स, ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू बी फ्रेम्ड बाई। ठीक है, इतनी चीज़ आपको इसके इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। ये देखो, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरा मोटा जो इम्पोर्टेंट है, जो क्विक आपको ध्यान रखना है, ये USS क्या क्या लिया गया है? प्रीएम्बल लिया गया है। ठीक है, प्रीएम्बल लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, फंडामेंटल राइट्स है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस हैं, रिमूवल ऑफ SC और हाई कोर्ट जजेस हैं, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट, प्रीएम्बल, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस, फंडामेंटल राइट और इनके फंक्शंस और रिमूवल। ठीक, UK से रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर। ठीक,
इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल हेड होता है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यूके से। आयरलैंड से क्या है, डीपीएसपी एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और एक साउथ अफ्रीका से आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राज्यसभा से रिलेटेड था, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिक बताया था कि साउथ अफ्रीका की फील्डिंग बहुत अच्छी थी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है मतलब अपनी टीम को अमेंड किया करते थे, तो अमेंडमेंट हो गया इसमें, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रसिया में देखिए क्या है, ड्यूटी बहुत स्ट्रिक्ट करना, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ 5 ईयर प्लान्स, ठीक। ऑस्ट्रेलिया के देखिए क्या क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉमर्स एंड ट्रेड, लैंग्वेज एंड प्रीएम्बल, जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का आर्टिकल हम आपसे पूछ लें तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आर्टिकल कौन सा बताया गया था जॉइंट सीटिंग का, ठीक है। तो जॉइंट सीटिंग है ऑस्ट्रेलिया से, कॉमर्स और ट्रेड की बात है। आयरलैंड में एक डीपीएसपी वाला याद रखना है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का मेथड, और साउथ अफ्रीका में इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा था, और यहाँ पे आयरलैंड में नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसका आप आर्टिकल बताइए जॉइंट सेशन का, ठीक है। इसके बाद देखिए ये प्रीएम्बल की सारी चीज़ें आपको कराई थी, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आपको छोड़ के जाना नहीं है, फिर से एक बार रिवाइज करना है प्रीएम्बल, ठीक। एन.ए. पालकी वाला ने बोला था आईडी कार्ड इसको, ठीक। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने। 42वें संविधान संशोधन इससे जुड़ा हुआ है, इसने 3 SSI कीवर्ड जोड़ा था इसमें, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। फिर इसके बाद टोटल मिलके हो जाता है SSSSTR, ठीक। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, ठीक, और डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये हो गया टोटल 42वें में। ये 3 जोड़े जाते हैं SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। स्टार्टिंग में 3 थे, कौन कौन से थे, एक तो SDR था, सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, पहले से ये 3 थे। जुड़ता है जब तो SSI जुड़ता है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। और पहले क्या था, पहला सोवरेन पहले से था, ठीक, याद रखना है। ये ऐड होने के बाद टोटल ये बन जाता है 5, ठीक है। इसके बाद इस संविधान संशोधन से ये जोड़ा गया था 42वें से, ठीक। ये पहले से था, ये जोड़ा गया, ये जोड़ा गया, और इंटीग्रिटी जोड़ा गया 42वें में, ठीक। यूनिटी ऑफ नेशन की बात करें किस में आया, तो आप लिखोगे यूनिटी ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रिटी की बात कर रहा है, और ये 42वें संविधान 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अभी 3 केस के बारे में आपको बताया था, बेरूबरी, केशवानंद और बोमई में। बेरूबरी का 1960, ये सीक्वेंस याद रखने हैं, ईयर याद रखने हैं। और क्या कहा था, बेरूबरी ने कहा था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और जब है ही नहीं तो उसको अमेंडेबल नहीं है, आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडेबल भी नहीं है। केशवानंद भारती 1973 ने कहा था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि जो प्रीएम्बल है ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। बोमई ने क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है और अमेंडेबल भी है, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई। अभी किसने क्या कहा था ये थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो पालकी वाले ने आईडी कार्ड कहा था, और पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था, मुंशी KM मुंशी ने, ठीक। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था, भार्गव ने, ठाकुरदास भार्गव ने। आइडेंटिटी कार्ड पालकी वाला ने, ठीक है। और हॉरोस्कोप वाला एक बार दिमाग में बैठाना है कि आइडेंटिटी कार्ड का तो आपको पता चल गया, हॉरोस्कोप का थोड़ा सा देख लो कि हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। हॉरोस्कोप करके ऐसे 2-3 बार रीड कीजिएगा। KM मुंशी है ना, मुंशी जो होते हैं ना किसी संस्था के, वो हॉरोस्कोप लगाए बैठे रहते हैं एम्प्लॉय के ऊपर, ठीक है। ये ईयर है, और स्टेट्स का फॉर्मेशन हरियाणा में ट्रिक बताइए 6 फीट के। 1966 गोवा 87, झारखंड 000 पाया 100 में तो झाड़ी में चिप गया। तेलंगाना 2014 में, सिक्किम 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, याद रखना ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ही बना था, 36वां सिक्किम को बहुत इंपॉर्टेंट है। नागालैंड 63, उत्तराखंड भी 2000, ठीक, उत्तराखंड 2000, आंध्र प्रदेश 53, हिमाचल 71। देखिए हिमाचल, और भी आपको और ट्रिक बताई थी कल, एक तो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल का बताया था, और एक केसरी जो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था इसकी ट्रिक बताई थी। तो ट्रिक से
जो आपको L और 1 का कॉन्सेप्ट बताया था उससे आप इनके ईयर लिखिए। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको एक बार फिर साथ में रिविज़न कीजिए हमारे। ठीक है, कि जो आसाम की क्या है 50 और राजस्थान की 58, महाराष्ट्र का है 60, अरुणाचल 87, देखिए अरुणाचल 87 है और गोवा 87 है। ठीक, और जो आसाम है ये है 1950। ठीक, मेघालय है 72, हिमाचल हिमाचल ये देखिए HI आया तो 71 लगा दिया आपने, एक डंडी वाला मिल गया। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, ये तो आसान है, पूछेगा नहीं वैसे भी उत्तराखंड का। तेलंगाना हरियाणा 66, गोवा 87, झारखंड 000, तेलंगाना 14, सिक्किम 3600 संविधान संशोधन, नागालैंड 63। ठीक, 63 60 63 आ रहा है ना हिंदी में, सठिया आ गया, मतलब नाग ने काटा तो बुद्धि सठिया आ गई उनकी। 63, उत्तराखंड 2000, आंध्र प्रदेश 53, आसाम का एक यहाँ से उठा लो 50 सबसे पहले जो दिख रहा है, और हिमाचल का एक 71 उठा लो, मेघालय का 72 उठा लो। मेघालय 72 मतलब 72 ऐसा लग रहा है ना, मेघ बरस रहा है तड़ 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 तड़, तो 72। ठीक, ये इतना हो गया। राजस्थान 58, देखो आसाम 1950 और राजस्थान 58, ये दो चीज़ आप यहाँ से ऐसे दिमाग में हो। और महाराष्ट्र 1960, तीन को तो यहाँ दिमाग से ऐसे उठा लो। ठीक है, आगे पूछेंगे क्वेश्चन, जवाब देना तो आसानी से आपका हो जाएगा। कैसे? महाराष्ट्र 1960 कर दो, आसाम को आपको बताया था बहुत पहले लिखा हुआ था तो 1950 हो गया, और राजस्थान में 58 लगा दो। ठीक, तो हमको लगता है कि काफ़ी कुछ यहाँ से आपको दिमाग में रह जाना चाहिए, याद नहीं करवा रहे, रह जाना चाहिए आपके दिमाग में। अटॉर्नी जनरल की सारी बात में ठीक है। एक तो आर्टिकल 76, आर्टिकल 165 बात करता है स्टेट एडवोकेट जनरल की, 165 जो है, और जो 76 है वो इंडिया के एडवोकेट जनरल की बात करता है। यानी 76 और 165 ये दो चीज़ देखनी है। ठीक है, ये दो चीज़ हो गया। नो पार्टिसिपेशन इन वोटिंग, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है दोनों हाउसेस की। ठीक है, और कमिटीज़ में रिज़ाइन देगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट चलता है। ठीक है, और टर्म इनका फिक्स नहीं है ना। रिमूवल जो है ये इम्पोर्टेंट, नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनका रिमूवल नहीं मेंशन है। ठीक, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है ना। और देखो क्या है, अटॉर्नी जनरल शैल रिसीव रेनुमरेशन एज प्रेसिडेंट में डिटरमाइन, यानी इनके प्रसाद पर्यंत काम करता है, इनके प्लेजर में, तो इनके अकॉर्डिंग जो डिसाइड होगा, ठीक, जो बताएंगे उससे होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको याद कर लेने हैं, कुछ बताया था ना फर्स्ट वाला, और ये एज लिमिट की कोई बात ही नहीं कही गई है। एक तो एज लिमिट का कोई डिस्कशन नहीं है, और दूसरा रिमूवल का कोई डिस्कशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में रिमूवल और एज लिमिट की कोई बात नहीं है। जो पहले और लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे ना, वो MS स्टेलवर्ड थे, MC स्टेलवर्ड, इंडिया के जो पहले, ठीक है, फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट MC स्टेलवर्ड। ठीक, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ UP की अगर बात करें तो नारायण प्रसाद थे। समझिएगा यहाँ से कितने इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पूछता है ये चीज़ स्टेटमेंट में, पूछ सकता है कि इंडिया की अगर बात करें पहले तो MC स्टेलवर्ड, UP की बात करें नारायण प्रसाद। ठीक, और लॉन्गेस्ट सर्विंग UP को पूछ ले तो कन्हैया लाल मिश्रा। UP के देखिए दो आ गया कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको, एक तो पहला और एक तो लॉन्गेस्ट। ठीक, लॉन्गेस्ट कृष्ण भगवान नाम याद रखिए, कन्हैया लाल, और जो पहला था ये आप याद रखिए नारायण प्रसाद जी। ठीक है, नारायण प्रसाद। तो यहाँ से आपको, हमको नहीं लगता कन्फ्यूज़न रह जाएगी। और आर्टिकल 165 को याद रखिएगा, वो स्टेट के अटॉर्नी जनरल की बात करता है, ना कि इंडिया की, कंफ्यूज मत होना, स्टेटमेंट देगा। और 76 बात करता है इंडिया की, रिमूवल का जिक्र नहीं है। ठीक है, एज का जिक्र नहीं है, राष्ट्रपति के प्लेजर में कार्य करता है। ठीक है, वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर लेगा। ठीक है, और इंडिया के लिए याद रखना है नाम आपको MC स्टेलवर्ड, पहले UP के लिए नाम याद रखना नारायण,
और लॉन्गेस्ट के लिए याद रखना कन्हैया लाल, दिमाग में ऐसे थोड़ा सा बना लेना, ठीक। देखिए इन्वायरमेंट की बात कहाँ कहाँ की गई अगर पूछ लिया जाए तो क्या इन्वायरमेंट की बात डीपीएसपी में की गई है? यस, स्टेटमेंट पूछ सकता है। क्या इन्वायरमेंट की बात फंडामेंटल में भी की गई है? यस, स्टेटमेंट देख पूछ सकता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इज पार्ट ऑफ ओनली डिस्कशन इन डीपीएसपी और इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ और बोथ। तो आपको याद रखना है कि प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के 2 आर्टिकल हैं जो आपको एकदम याद रखना है, 43A, 51A और जी। ए जी से एग्रीकल्चर आ गया तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऐसे ही है, चला गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। और 43A जो आपका आ गया ये आपका बात करता है डीपीएसपी की, और इन्वायरमेंट की चर्चा इसमें भी की गई, यानी 43A और कौन सा 51A जी, ठीक है। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब देखिए डीपीएसपी में सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल मैंने आपको बताया 48A वाले जो हैं, ठीक। ये क्या है? इन्वायरमेंट की और फॉरेस्ट के सेफगार्ड की बात करते हैं। 43A की बात करें जो अभी यहाँ पे ऊपर वाली क्लास में डिस्कशन हुआ था, ये इन्वायरमेंट की बात करते हैं, है ना, और वर्कर्स की बात करते हैं, फॉरेस्ट की बात करते हैं। तो जो 43A है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है, ठीक। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स की बात करता है इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड ऑल्सो फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ये दोनों जगह एक चीज़ों की बात कर रहा है, वर्कर्स की भी, फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट की भी। और 48A जो है वो इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट। 3 आर्टिकल आपको दिमाग में यहाँ घुसाने हैं, एक तो 43A, एक 48A और एक 51 का A और G। तो ये तो A और G से एग्रीकल्चर से आपने टिक मार दिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में चला गया और इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। 48A और 43A। अब 48A में आप क्या लिखोगे? 48A में लिखोगे फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट और सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट। 43A में वर्कर्स, इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट, ये हो गया, ठीक है। जो आर्टिकल 38 था, याद इम्पॉर्टेंट है, ये वेलफेयर ऑफ पीपल की बात करता है और 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। अच्छा, प्रियम्बल किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक। 48वां देखिए जो वेलफेयर ऑफ पीपल होता है ना, इसके लिए आपको याद रखना है SEP, सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिनिमाइज इनकम इनइक्वालिटीज़, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और बनते हैं, उम्मीद भी है कि आर्टिकल 38 क्या जिक्र करता है? वेलफेयर ऑफ। उसी जगह आर्टिकल 39A की बात करें तो वो फ्री लीगल एड की बात करता है, बट आर्टिकल 38 बात करता है वेलफेयर ऑफ पीपल की, और वो भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिनिमाइजिंग द इक्वल इनकम इनइक्वालिटीज़ की। तो यहाँ से आपको इतनी चीज़ें कवर अप हो जानी चाहिए, और ये रिवीजन की क्लास है इसलिए इसमें आपको ज़्यादा ट्रिक नहीं बता रहे हैं, फटाफट रिवाइज करते चलिए, रीड मारते चलिए। हो सकता है बहुत लोग इतना कर पा रहे हो रिवीजन तो एक क्लास के जुनून में वो रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये बनता है, हमेशा ध्यान रखना है इसको। एक तो ये 3 आर्टिकल 43A, 48A, 51A जी, ठीक। अब जो 48A है ना, ये इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन की बात किया था इसने। ये जुड़ा है 42वें संविधान संशोधन में और लीगल एड भी जुड़ा है इसमें, ठीक है। ये चीज़ आपको इसमें बहुत अच्छे से ध्यान पे रखनी है। और उसी जगह जो 38 वाला था, है ना, 38वां वेलफेयर ऑफ पीपल, ये जुड़ा था 44वें संविधान संशोधन में, बल्कि लीगल एड 39 और 48 ये जुड़ा था 42वें संविधान संशोधन में। तो इतनी चीज़ आपको यहाँ से बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में ठोक लेनी है, ठीक है। अब एक ये राइट टू इन्फॉर्मेशन कैसा है, ये स्टेटूटरी राइट है। RTI कैसा है? स्टेटूटरी राइट है, ठीक है। ये आर्टिकल 50 ECC की बात करता है, 6 साल के पहले कम बच्चों की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। और देखिए यहाँ पर फ्री एजुकेशन और कंपलसरी टू ऑल चिल्ड्रंस ऑफ एज 6 से 14 की बात की गई है फंडामेंटल राइट्स में। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन घुमा पूछ सकता है कि जो फ्री एजुकेशन की बात की गई है, एक तो एजुकेशन से रिलेटेड पूछ लेगा कि DPSP और फंडामेंटल दोनों में बात की गई, तो कहोगे यस। DPSP में बात की गई आर्टिकल 45 में,
और फंडामेंटल में बात किया गया, और इसमें ईसीसी कहा गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑफ चाइल्ड बिलो, देखिए बहुत कंफ्यूजिंग है ये, बिलो 6 ईयर। और फंडामेंटल में 6 साल के बाद 6 से 14 साल तक की कंपलसरी और फ्री एजुकेशन की बात की गई है फंडामेंटल राइट्स में, और डीपीएसपी में बात की है अर्ली चाइल्डहुड केयर की, कंफ्यूज नहीं होना है। और ये किस आर्टिकल के तहत आया था फंडामेंटल में? आर्टिकल 21A 86वीं संविधान संशोधन 2002, एक बार इसको फिर से पढ़ लेना, ठीक है। ये आर्टिकल 45 ईसीसी याद रखो, अर्ली चाइल्डहुड केयर और बिलो 6 साल। और फिर फंडामेंटल राइट्स में भी बात की गई है एजुकेशन की फ्री की, वो 6 से 14 साल की बात की गई है आर्टिकल 21A और 86वें संविधान संशोधन में, ठीक। दूसरी जगह आर्टिकल 51 जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है, और 51A का जी किसके लिए बात करता है अभी बताया था, इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग रिप्लाई कीजिए, ठीक है। मनरेगा भी आप ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, मनरेगा आर्टिकल 43, तो आर्टिकल 43 हो गया, और आर्टिकल 45 इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी के, ठीक है। ठीक है, इसके बाद ये आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, आर्टिकल 253 आपको कल भी लगातार कई बार पूछ चुके हैं कि इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, इसको बताइए। तो क्या है? पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी ट्रीटी एग्रीमेंट विद एनी अदर कंट्री, यानी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हो रही तो उसकी बात कर रहा है, तो उसमें वो लॉ बना सकता है पूरे देश, पूरे पार्ट ऑफ टेरिटरी के लिए, देश के लिए, या किसी पार्ट के लिए, है ना, विदाउट कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। इंटरनेशनल ट्रीटी जब वो बनाएगा, ज़रूरत पड़ेगी 253 इंटरनेशनल ट्रीटी जब वो बनाएगा और ज़रूरत पड़ती है तो पार्लियामेंट बिना कंसल्ट किए, मतलब कंसल्ट कर सकता है, लेकिन उनकी कंसेंट बिना, विदाउट उनकी कंसेंट लिए पूरे स्टेट की, वो इंटरनेशनल ट्रीटी के हित में या उसको होने वाली अगर कोई बात होगी तो वो लॉ मेकिंग कर सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट बहुत है। इंटर स्टेट काउंसिल की बात की गई थी, सरकारिया कमेटी की बात जब भी होगी तो इंटर स्टेट काउंसिल में होगी, ठीक। सरकारिया कमीशन के द्वारा आया था, आर्टिकल 263 यहाँ से याद रखना है, 253 10 बढ़ा दिया 263 इंटर स्टेट, ठीक है। तो इंटर स्टेट काउंसिल इंपॉर्टेंट था, तो इसमें क्या क्या याद रखना था? सरकारी कमीशन 263 आर्टिकल, और कौन लाता है? राष्ट्रपति इसको बनाता है ना। और जो बाई प्रेसिडेंट, याद रखना प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दे के कन्फ्यूज़ करेगा, है ना, तो सेटअप करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। सरकारी कमीशन इससे रिलेटेड थी, आर्टिकल 263 था। और इसके मेंबर्स में देख लो, एक तो पीएम होगा चेयरमैन, सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, डीपी दिल्ली एंड पौडुचेरी, वहाँ का सीएम, और जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स रहेंगे, गवर्नर रहेगा वहाँ उन स्टेट पे अगर कहीं प्रेसिडेंट रूल है, 6 कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, और 5 इंडिपेंडेंट चार्ज वाले स्टेट के मिनिस्टर्स भी रहेंगे एज अ परमानेंट इन्वाइटी। और इसमें होम मिनिस्टर, 6 में होम मिनिस्टर, और एज़ पर रिकमेंडेशन बाई पीएम, ठीक, इतनी चीज़ हो गई। और प्रेसिडेंट इसको सेटअप करता है, और ये आर्टिकल है, ठीक है। पंची कमीशन के बारे में यहाँ थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक। पार्लियामेंट 108 जॉइंट सिटिंग की बात करता है। अब देखिए जॉइंट सिटिंग कौन बैठता है? स्पीकर एब्सेंट है तो कौन बैठेगा? डिप्टी स्पीकर। और डिप्टी स्पीकर अगर एब्सेंट है तब जाके डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बैठेगा। यहाँ के बाद कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है ये, तो इसको देख के आपको चलना है कि जो जॉइंट सेशन होगा, ठीक, इसको प्रेसाइड कौन करता है? स्पीकर लोकसभा का। स्पीकर नहीं है फिर भी हम लोकसभा की सेकंड अथॉरिटी पे जाएंगे, डिप्टी स्पीकर पे, ठीक है, डिप्टी स्पीकर पे चले गए। अब ये दोनों ही नहीं है तब हम जाएंगे डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पे, ठीक है। सरकारी कमीशन ऊपर डिस्कस हुआ था, है ना, सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करता है, ठीक है। और ये इस तारीख को आया था जून 9 1983 में, और 87 में इसने रिपोर्ट अपनी पब्लिश की थी, ठीक। चेयरमैन जैसा नाम था वैसा काम, JSRS सरकारिया। मेंबर में SR सेन थे, और ये शिवारमन, एक पूछा जरूर गया हुआ कहीं ना कहीं, इस वजह से यहाँ लिखा हुआ है, या किसी एग्ज़ाम में पीसीएस के।
शिवा रमन और एस आर सेन, शिवा रमन और एस आर सेन मेंबर थे। जस्टिस आर एस सरकारिया वो थे। 83 में जून 9 1983 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और अक्टूबर 1987 में इसने रिपोर्ट सबमिट की थी। ठीक है, अब देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट कितना अच्छा आपको बताया गया था, इसको एक क्विक रिविजन मान लीजिए। ठीक है, ये आपको बताया था ना, एक बिल पेंडिंग इन लोकसभा, ठीक, लोकसभा में पेंडिंग है, ठीक, तो वो क्या होगा, एंड पेंडिंग इन राज्यसभा, तो लैप्स हो जाएगा, दोनों पेंडिंग है तो कोई मतलब भी नहीं है। फिर देखिए दूसरा केस क्या है, अ बिल पास्ड बाय लोकसभा, पहला केस पेंडिंग इन लोकसभा और पेंडिंग इन राज्यसभा, तब तो गेम ओवर, लैप्स हो गया। अब दूसरे केस में देखिए, पास्ड बाय लोकसभा, आपकी लोकसभा ने तो पास कर दिया, ठीक, बट पेंडिंग इन राज्यसभा, तो क्या हो जाएगा, लैप्स ऑन रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा। वही बताया था ना ट्रिक आपको दूसरी तीसरी क्लास में कि लोकसभा ने इसको पारित तो कर दिया, आगे भेज दिया, राज्यसभा के पास चला गया, अब लोकसभा डिसॉल्व हो गया, तो राज्यसभा क्यों करेगा, आगे बढ़ाएगा, लैप्स ही माना जाएगा। वरना जब लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो किसकी अकाउंटेबिलिटी बनी, राज्यसभा कहेंगे भैया यहाँ तो जो थे वो तो भाग गए, डिसॉल्व हो गए, सब लोग चले गए, तो लैप्स हो जाएगा। दूसरा केस देखिए, बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच इज़ नॉट बीन पास्ड बाई लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा। अब राज्यसभा में ही पेंडिंग पड़ा हुआ है, राज्यसभा में ही पेंडिंग पड़ा है और लोकसभा ने पास नहीं किया है, नॉट बीन पास्ड बाई लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन रेजोल्यूशन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको थोड़ा सा, कि अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच इज़ नॉट बीन पास्ड बाई लोकसभा, ठीक, वो राज्यसभा में ही पेंडिंग पड़ा हुआ है, शैल नॉट लैप्स। तो इसमें मेन लैप्स वाले केस अगर आप पकड़ लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल पास्ड बाई बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बट पेंडिंग एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट डज नॉट लैप्स। देखिए डज नॉट लैप्स का लैप्स कब कब होगा बस वो ध्यान रखना है, ठीक है। लैप्स किसी भी केस में नहीं हो रहा है, बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट बाई रीज़न ऑफ प्रोरोगेशन नॉट लैप्स, बिल पेंडिंग इन लोकसभा शैल नॉट लैप्स, ठीक है। ठीक, तो अब बस आप इतना दिमाग में बैठा लो कि लैप्स किस किस केस में होगा। देखो लैप्स केस तब होगा जब लोकसभा में पेंडिंग होगा, ये वाला केस, ठीक। दूसरा बिल पास्ड बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा, ये वाला केस, ये तब लैप्स होगा, है ना। और बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय लैप्स लोकसभा, यानी इस वाले की बात कर रहे हैं, सेकंड वाले की, तो लैप्स नहीं हो रहा है। और प्रेसिडेंट की उसकी वजह से पेंडिंग है तो भी लैप्स नहीं हो रहा है, ठीक। और रिटर्न फॉर प्रेसिडेंट फॉर रिकन्सिडरेशन तब भी लैप्स नहीं हो रहा है। तो लैप्स आखिर हो कहाँ कहाँ रहा है, बस ये आप थोड़ा सा ट्रिक के दौरान पकड़ लो, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें याद कर पाना नहीं पॉसिबल होता है। एक लैप्स की कंडीशन ये बन रही है, एक लैप्स की कंडीशन ये बन रही है, डिटेल में चलें तो एक लैप्स की कंडीशन ये है, ठीक है ना, यही एक लैप्स की कंडीशन बन रही है। और इस कंडीशन को हमको ध्यान रखना है कि देखिए अब बिल पेंडिंग इन लोकसभा दिख गया एंड पेंडिंग इन राज्यसभा, दोनों में ही पेंडिंग है तो गया भाड़ में ना, बेकार हो गया, लैप्स। बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा, अगेन लैप्स, वही लिखा है, बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्स, बिल पास्ड बाय लोकसभा पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्स। बस ये आप ट्रिक याद रखिए जो अब निचोड़ में मैं आपको देने जा रहा हूँ, बस इसी में आपको लैब्स में जाना है, बाकी आपको लैब्स वाली कैटेगरी से बाहर ही रहना है, सब में जो है नॉट लैब्स में ही टिक मारते चलना है। क्या रहेगा कि अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा, ठीक, ये दो केसेस लिख दिए गए हैं ऐसे करके, ठीक, एंड पेंडिंग इन राज्यसभा, दोनों में ही पेंडिंग पड़ा है, तो जब वो डिसॉल्व होगा तो जब पेंडिंग ही पड़ा तो लैप्स हो जाएगा, ठीक। अब क्या दूसरे केस में क्या है कि दूसरा केस है कि पास्ड बाय लोकसभा, आपकी लोकसभा ने पास कर दिया, पहले तो दोनों में पेंडिंग था, आपकी लोकसभा ने आगे बढ़ा दिया पास करके।
आर राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है तो भी वो लैप्स हो जाएगा, है ना। मतलब देखिए ऐसे लिखिए, लोकसभा राज्यसभा, देखिए ट्रिक बताते हैं। पेंडिंग पेंडिंग लैप्स, पेंडिंग पास्ट पेंडिंग लैप्स, समझ रहे हैं बात। ऐसे में लैप्स हो रहा है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। ये वाला पेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको लाइन याद रखनी है, बाकी सब में नॉट लैप्स पे ट्रिक मारना है कि पेंडिंग है राज्यसभा में, पेंडिंग है लोकसभा में, डिसॉल्व हुई, ख़त्म काम। पेंडिंग पास कर दिया है लोकसभा ने, पेंडिंग है राज्यसभा में, तब भी वो लैप्स हो जाएगा, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, अभी दोबारा आपको बताएंगे नहीं, ये आर्टिकल है 245, कई बार बता चुका हूँ आपको कि 252 253 इंटरनेशनल के लिए था, ठीक। 245 ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। Parliament has exclusive power to make laws for whole or any part of territory of India. Parliament has power to legislate against any Indian subject, resident and their property situated anywhere in the world, only and only if India has signed extradition treaty with that country, otherwise not possible. इतनी चीज़ें आपको मैंने बताया, घोटना है आपको पूरा आर्टिकल 45 की। मेक लॉस कर सकता है पार्लियामेंट पूरे पार्ट ऑफ कंट्री में या किसी पार्ट में, ठीक है। और किसी पर्सन के लेजिस्लेट अगेंस्ट एनी इंडियन सब्जेक्ट रेसिडेंट, बाहर या अंदर या बाहर किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में, अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है साइन हुई है तो, वरना नहीं, ठीक है। इसके बाद ये थोड़ा सा आप रीड करेंगे, आगे बढ़ते हैं। मनी बिल वाला में आपको आगे सब बताया जाएगा, ठीक। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ठीक है। इसमें से देखिए ये आपको इम्पोर्टेंट था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए जो हिंदी में ट्रिक बताया था, मगरमच्छ झपटा, ये देख लीजिएगा एक, ठीक। और दूसरा इसी जगह आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए कंट्रीज़ कॉन्टिनेंट दोनों एकदम दिमाग में छपवा दिया था और ट्रिक बताया था ना, NAA, ठीक है, NAA ना, है ना। तो N से नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया, टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए कीवर्ड आपको बता दिया था NAA, ठीक। और ये जो यहाँ पर डेट्स लिखी हैं, ये 21 जून समर, 22 दिसंबर विंटर, लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट डे, समर सोल्स्टाइस विंटर सोल्स्टाइस, ये डेटें आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ये एकदम संबी रट्टे वाली चीज़ है, तो ये बार बार नहीं बताएंगे, ये मैंने आपको बता दिया। मगरमच्छ झपटा NAA ट्रिक है। और NA में क्या है, नॉर्थ अमेरिका में USA, ठीक, मैक्सिको एंड बहामास, है ना, ठीक है, ठीक। बहामास, USA एंड मैक्सिको, ठीक। अफ्रीका में क्या है, अफ्रीका की ट्रिक क्या थी, टॉपिक ऑफ कैंसर। सिर्फ देखिए कॉन्टिनेंट में भी पूछ सकता है और सिर्फ ये भी पूछ सकता है कितने कॉन्टिनेंट से पास हो रही है, और कंट्रीज़ ऑप्शन में डाल के पूछ सकता है। तो अफ्रीका की ट्रिक बताई थी अलीना मामा सहारा गुप्त, अलीना के मामा गुप्त सहारा देते थे, ठीक है। अलीना से क्या था, अल्जीरिया, ला से लीबिया, ये अल्जीरिया और ये है लीबिया, और ना से नाइजर, मामा से क्या है, मॉरिशियाना और माली, मॉरिशियाना और माली, सहारा से क्या हो गया, पश्चिम सहारा, और गुप्त इजिप्ट हो गया। समझ में आई बात। इतनी चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेनी है, ये रिवीजन क्लास है, प्रयास पूरा है कि आपके माइंड में घुसा दी जाए चीज़ें। एक तो NAA की ट्रिक याद रखनी, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। नॉर्थ अमेरिका में BUM की ट्रिक याद रखनी है, बहामास, USA एंड मैक्सिको। इधर अफ्रीका में अलीना के मामा गुप्त सहारा देते थे, यानी अलीना के मामा सहारा गुप्त थे। अलीना आ से अल्जीरिया, अलीना आ से अल्जीरिया, ली से लीबिया, ना से नाइजर, मामा माली और मॉरिशियाना, और इधर सहारा से पश्चिम सहारा, गुप्त से हो गया इजिप्ट। उसी जगह एशिया में बात करेंगे तो टू माई बांग्लादेश, CISU, टू माई बांग्लादेश, ICUS, ठीक, ऐसे कर लो, टू माई बांग्लादेश। तो टू माई बांग्लादेश, T से ताइवान, O से ओमान, B से बांग्लादेश, माई से म्यांमार, टू माई बांग्लादेश,
अब बात हो रही है कि एशिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना है इसी पार्ट से कि एशिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस पार्ट से निकल रही है। तो आप क्या बोलोगे, टू माई बांग्लादेश CISU, टू माई बांग्लादेश CISU, या ICU लिख के S लगा दो, ICU। टू माई बांग्लादेश, ताइवान, ओमान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक, चाइना, ठीक है, इंडिया, सऊदी अरेबिया एंड UAE। कितना इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिमाग में सेट करा दिया है। अब अगर आप यहाँ से नहीं सेट कर पाओगे तो पूरे यूट्यूब में कोई आपको, हमको नहीं लगता कि ऐसी कोई ट्रिक दे पाएगा। ये आप फिर से पढ़ लेना कि मैम कैप लगाकर NVS में BP नापती हैं। मैम कैप लगाकर NVS में BP नापती हैं, समझिएगा, कैप्रिकॉर्न की बात हो रही है। M से मोज़ाम्बिक, अर्जेंटीना, मेडागास्कर, चिली, ऑस्ट्रेलिया, पोलिनेशिया, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, पैराग्वे, ठीक है। मैम कैप लगाकर NVS में BP नापती हैं। मैम से मोज़ाम्बिक, अर्जेंटीना, मेडागास्कर, मोज़ाम्बिक, अर्जेंटीना एंड मेडागास्कर, कैप, चिली, ऑस्ट्रेलिया एंड पोलिनेशिया, चिली, ऑस्ट्रेलिया एंड पोलिनेशिया, और फिर उसके बाद NVS में नामीबिया, बोत्सवाना एंड BP, ब्राज़ील एंड पैराग्वे, ठीक है। इसके बाद ये आपको एक रिवीजन एक कर लेना, स्टेट्स वगैरह जो आपको सारी चीज़ें हमने करा दी थी, ठीक है। मलक्का स्टेट की हमने बात बता दी थी आपको ना। पैसिफिक MP है ना, MP ऑफ इंडिया की ट्रिक बताई थी ना मलक्का में। MP से प्रशांत महासागर पैसिफिक, और इंडिया से हिंद महासागर। ये नॉर्थ से साउथ इंडोनेशिया के आइलैंड्स का सीक्वेंस भी आपको बताया था। यहाँ पे ट्रिक बताई थी JBL की, ठीक, जावा, बाली, लोम्बोक, JBL एक साथ धर दिया, ऊपर रख दो सुमात्रा, नीचे धर दो सुम्बावा और कोमाडो। JBL एक साथ रख देना, और इधर सुमात्रा ऊपर, और उसके लास्ट में नीचे के दो में सुम्बावा और कोमाडो, ठीक। मलक्का का आपको बता ही दिया, ठीक है, कि MP ऑफ इंडिया है ना, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। अब मकसर, कसर वाली जो ट्रिक बताई थी कि भैया अब कुछ तो कसर छोड़ दो, कि बोर ही दोगे एकदम, इसका कोई सॉल्यूशन तो बताओ। तो बोर ही दोगे से बोर्नियो, और कोई सॉल्यूशन बताओ से सुलावेसी, ठीक। कसर, कसर वाली ट्रिक बताई, भैया कुछ कसर अब छोड़ दोगे कि बोर ही दोगे, कहते नहीं है गुस्सा के कि बोर दोगे क्या एकदम, कुछ सॉल्यूशन बताओ, ठीक है। ये हो गया, है ना। तोबा झील के बारे में पढ़ लेना कि इंडोनेशिया की बिगेस्ट लेक है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ज्वालामुखी झील है ये, ठीक है। और ये सब कुछ ट्रिक्स हैं, ये वाली ब्लैक सी के आगे देख लेना कौन कौन सी हैं। ब्लैक सी के आगे पूछ सकता है ना, ये रोमानिया, बुल्गारिया, रशिया, जॉर्जिया, टर्की की। नॉर्थ में कौन है, नॉर्थ में यूक्रेन है ब्लैक सी के। साउथ में ये भी पूछता है, टर्की है। ईस्ट और वेस्ट में है रोमानिया, लिख देगा कि रोमानिया इन ईस्ट। स्टेटमेंट तो आपको करना पड़ेगा रॉन्ग, तो यानी रोमानिया और बुल्गारिया है ना, रोमानिया, बुल्गारिया और रोमानिया एक साइड है, इधर RG है, रोमानिया और बुल्गारिया, इधर रशिया और जॉर्जिया, ऊपर यूक्रेन, नीचे टर्की। ये सीक्वेंस भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता नहीं कोई बताया है कि नहीं बताया है, बट हम बता रहे हैं आपको। ब्लैक सी दिमाग में चिपका लेना, ऐसे ब्लैक सी बना लेना, ठीक है। यहाँ लिखना BR, ठीक। और ये ऊपर जान लो कि यूक्रेन है, न्यूज़ में चल ही रहा है, और नीचे टर्की है, ये दो चीज़ दिमाग में बैठा लो। बुल्गारिया, रोमानिया कर दो इधर, ठीक, इधर रशिया लिख दो, और इधर जॉर्जिया कर दो। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि भैया सर ने कुछ बताया था, ठीक है। एक ब्लैक सी बनाया था, और ऊपर बोला था यूक्रेन न्यूज़ में चल ही रहा है, और नीचे उन्होंने टर्की लिख दिया था। चलिए इतना समझ में आ रहा है। फिर ये बोला जाता था कि रशिया को हमेशा बात किया जाता है कि इंडिया का राइट हैंड है ना, ऐसे करके। तो यानी रशिया राइट साइड में था, तो राइट साइड यानी ईस्ट हो गया, तो यहाँ रशिया धर दिया।
इधर बी और आर बताया था, बुल्गारिया, रोमानिया, इधर बचा जॉर्जिया। ख़त्म हो गया आपका ये काम, ठीक है। होन्शु जो आइलैंड है, देखिए ये जापान के जो आइलैंड हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है इनका सीक्वेंस नॉर्थ से साउथ का। यहीं पे आज आपको रटना है कि जापान जो है सूर्योदय का देश कहा गया है, भूकंपों का देश कहा गया है। ठीक, अभी हम पूछें आपसे कि जापान का एक हमको आप वॉल्केनो बताइए, फिलहाल आप यहाँ से देख के बता दोगे, वरना हम पूछना चाह रहे थे आपसे, ठीक है। क्योंकि देखिए हम जैसे बताते हैं ना, जिस चीज़ के बारे में बताएंगे वो सारी चीज़ें आपको एक साथ मिलेंगी। तो जापान को सूर्योदय का देश कहा गया, भूकंपों का देश कहा गया, और पूर्व का ब्रिटेन कहा गया है, ईस्ट का ब्रिटेन कहा गया है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, तो आप बुद्धि आपकी हिल जाएगी, बता नहीं पाएंगे। क्या क्या कहा गया? सूर्योदय का देश, भूकंपों का देश, पूर्व का ब्रिटेन। ठीक, अब देखिए इसके आइलैंड्स, ठीक। अब आइलैंड देखो, सबसे पहले तो इसमें आपको ये याद रखना है कि इनका नॉर्थ और साउथ का सीक्वेंस, ठीक। होकेडो, होन्शी, शिकोकू, क्यूशू, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसको पहले तो ऐसे आपको याद करना, क्या ट्रिक बनती है अभी आपको बताएंगे। होकेडो, होन्शू, शिकोकू, क्योशी, ठीक। तो इसमें आप एक चीज़ ये याद रखना कि जो होन्शू है ये सबसे बड़ा आइलैंड है, होन्शू, ठीक। तो होन्शू हमने क्या किया, सबसे बड़ा है, तो इसको बीच में सेकंड नंबर पे बना दिया। होन्शू के पास क्या था? होन्शू के पास अकड़ थी, होकेडो, अकड़ जैसा आ रहा ना, होकेडो, होकेडो था, हकड़, हकड़, ऐसे याद कर लो। होन्शू के पास अकड़ थी, ठीक। अब होन्शू के पास अकड़ क्यों थी? होन्शू के पास शिकवा था, शिकवा, ठीक। होन्शू के पास अकड़ थी क्योंकि होन्शू के पास एक शिकवा था। किस चीज़ का शिकवा था और क्यों शिकवा था? क्यों भाई होन्शू के पास शिकवा क्यों था? ठीक है, समझ में आ रही ट्रिक? देखिए आपने ऐसे गोला बनाया और होन्शू को लिखा कि सबसे बड़ा जापान का आइलैंड है, ठीक। इसके पास अकड़ थी यानी होकेडो, ठीक। इसके पास शिकवा थी यानी शिकोकू, इसके पास शिकवा था, इसके पास अकड़ थी, इसके पास शिकवा था, होन्शू के पास, ठीक। तो भैया जब शिकवा था तो क्यों था, क्या दिक्कत थी, क्यों शिकवा था? तो ट्रिक क्या बन गई आपकी, होकेडो, होन्शू, शिकवा, क्योशू। क्यों अकड़ होन्शू की, होन्शू की शिकवा थी, क्यों शिकवा थी, ठीक। वही देखिए यहाँ पे लिखा है, सबसे बड़ा होन्शू है, ठीक है। फिर होन्शू के बाद होकेडू आ गया, फिर क्योशू आ गया, सबसे छोटा शिकोकू आ गया। ये भी साइज़ भी आपको देखिए यहाँ पे हमने बता दिया है कि किसका साइज़ क्या है, सबसे ज़्यादा कौन बड़ा है, फिर कौन बड़ा है। यानी कि साइज़ का भी क्वेश्चन किसी न किसी आयोग द्वारा स्टेट लेवल में पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू देयर एरिया, ठीक, इनको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो इसमें आप एक चीज़ पकड़ बना लो कि होन्शू, हिमांशु भाई साहब सबसे बड़े थे, ठीक, और शिकोकू ये सबसे छोटे हैं, शिकोकू, शिकोकू, ठीक, वही शिकवा वाले ये सबसे छोटे हैं, ये आप पकड़ बना लो बस। और डोरमेंट वॉल्केनो फ्यूजियामा, ठीक, ये आप पकड़ बना लो, ठीक है। इतनी चीज़ें। अच्छा, क्या आपको ये चीज़ मालूम है कॉन्टिनेंट्स और उनके साइज़ का? सबसे बड़ा एशिया है, फिर उसके बाद अफ्रीका आएगा, फिर आएगा नॉर्थ अमेरिका, फिर आएगा साउथ अमेरिका, फिर आएगा एंटार्क्टिका, फिर आएगा यूरोप, फिर आएगा ऑस्ट्रेलिया। ये भी क्वेश्चन बना है आयोग में, और ये क्वेश्चन भी अगर दे दिया जाए ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े बड़े तीरंदाज इसको जल्दीबाजी में हलवा समझ के गरम खा के अपना मुंह जला लेंगे। याद रखिएगा, सबसे बड़ा एशिया पता है,
और सबसे बड़ा स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया पता है, लेकिन बीच में धर देगा ना तो नाचे नाचे बहुत लोग फिरेंगे। तो आपको याद रखना सबसे बड़ा एशिया है, फिर उसके बाद अफ्रीका वाले हैं, फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर नॉर्थ अमेरिका के बाद तुरंत साउथ अफ्रीका है, अमेरिका है। ठीक, अब एंटार्क्टिका और यूरोप में कंफ्यूज नहीं होना है, फिर एंटार्क्टिका आएगा और उसके बाद यूरोप आएगा। सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर एंटार्क्टिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। जापान की आपको हमने रटा दिया, आई थिंक अब आपकी गलती नहीं होगी कि भैया सबसे बड़ा क्यूशू है और सबसे छोटी इनका शिकोवा है। ठीक, तो ये सबसे बड़े हैं, फिर सबसे छोटा शिकोकू है। अच्छा, इनके पास क्या थी? अकड़, होकेडो, ये हैं होंशु सबसे बड़े, ये हैं शिकोकू, लो ऑर्डर भी हो गया, और ये आपका क्यूशू, ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा। लीजिए आपका ये भी हो गया, सीक्वेंस भी हो गया आपका। जापान के जो आइलैंड है बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कम कहा जाए वो कम है। अच्छा, जापान के बारे में कोई चीज़ बचने ना पाए, इसके लिए जापान की सबसे बड़ी नदी शिनानो और जापान की सबसे बड़ी झील बीवा, याद रखना। टी फेस्टिवल है यहाँ पे चानुयू, ठीक है, और यहाँ पर कंटूर फार्मिंग भी देखने को मिलती है। समझ में आ रही बात आपको? यानी कि आपको एक कुछ चीज़ें और याद रखनी पड़ेंगी अब तो भैया, यहाँ पे लिखी है मतलब एग्ज़ाम में आ सकती है। जापान की सबसे बड़ी नदी शिनानो और सबसे बड़ी झील बीवा, टी फेस्टिवल है चानुयू। तो जापान की सबसे बड़ी नदी शिनानो और जापान की सबसे बड़ी झील बीवा झील, ठीक है। और इसका जो टी फेस्टिवल आप याद कर लेना, चानुयू, चानुयू इसका टी फेस्टिवल है चानुयू, ठीक है। लैंड लॉक कंट्रीज़ ये आप थोड़ा एक बार देख लेना, ठीक है। थोड़ा टाइम टेकिंग होगा अगर हम इसको कराएंगे, बाकी देखते हैं किसी वीडियोज़ में अलग से समझा देंगे। एक यहाँ से याद रख लेना कि जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ कोई लैंड लॉक कंट्री नहीं है, नो लैंड लॉर्ड कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, ठीक है। ये यहाँ आपको देखिए स्टेट वगैरह के बारे में जो भी आपको बताया गया था सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। डोवर स्टेट के बारे में आपको पढ़ाया था ना कि इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को सेपरेट करता है ना, डोवर। पर्सियन गल्फ की देखिए बॉर्डर कंट्रीज आपको बताया था कि यूआई ईरान इराक कसाब, ठीक। यूआई यानी यूएई, ईरान इराक, कसाब से क्या? कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड बहरीन। पर्सियन गल्फ की अगर बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछे तो यूआई ईरान इराक कसाब, कसाब से कुवैत, सा से सऊदी अरेबिया, बा से बहरीन, ईरान इराक और यूएई, ठीक, ये हो गया। और गल्फ़ ऑफ बोथनिया, गल्फ़ ऑफ बोथनिया स्वीडन और उसके बीच में आपको बताया था ना, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में गल्फ़ ऑफ बोथनिया था, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। और ये जो बाल्टिक सी था, बाल्टिक सी का नॉर्दर्न पार्ट था एकदम ऊपर का, ठीक है। ये हो गया है ना, ये आप देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। और बाल्टिक सी आपको हमने बताया था, बाल्टिक सी के बारे में, ये देखिए बाल्टिक सी के बारे में बताया था ना। इसी का जो नॉर्थ पार्ट था यही है गल्फ़ ऑफ बोथनिया, इधर स्वीडन था और इधर फिनलैंड था। तो गल्फ़ ऑफ बोथनिया और बाल्टिक सी, देखिए हमेशा कन्फ्यूज़न बाल्टिक सी और ब्लैक सी में आ जाती है। ब्लैक सी की मैंने आपको ट्रिक बना दी थी कि ऊपर यूक्रेन था, नीचे टर्की था, राइट में रशिया था, फिर उसके नीचे जॉर्जिया था और इधर वेस्ट में बुल्गारिया और रोमानिया था। बल्कि बाल्टिक सी में रूड, जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड, ठीक है। और ELL जो था वो थी बाल्टिक कंट्रीज़, यानी एस्टोनिया, लैटविया, यानी एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया, ठीक। पोलैंड एंड फिनलैंड को बेच देता है तो पोलैंड एंड फिनलैंड हो गया। र्यूड रशिया और डेनमार्क हो गया, जर्मनी हो गया। तो ये हो गया आपका र्यूड, जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड, यहाँ से आपका कंप्लीट होता है। बाल्टिक कंट्री ELL याद रखना है, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया।
रिव्ड जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, रशिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन। ऐसे स्वीडन याद रखना, नहीं भूल जाओ आप लोग, ठीक है। ठीक है, स्वीडन याद रखना, और स्वीडन याद रखोगे तो फिनलैंड भी आपको मिलेगा, उसके बीच में बोथनिया मिलेगा। तो स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड, और एस से स्वीडन हो गया, ई एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, और र्यूड रशिया एंड डेनमार्क। ये आप रीड कर लेना, खुद से आपको बताया था, ठीक है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप रीड कर लेना एक बार को इसमें, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से आपको बताते हैं, फटाफट देखते चलना। कोटोपैक्सी कहाँ पे है? इक्वाडोर। मोनाकोवा हवाई। माउंट कैमरून अफ्रीका। माउंट एटना, एटना से इटली मिल रहा है, सिसिली इटली, ठीक। और देखो स्ट्रॉन्ग बोली कब होती थी? भूमध्य सागर में लिबारी आइलैंड, ठीक। और चैम्बा रोजी इक्वाडोर, सी वाले दोनों, चैम्बा रोजी हो चाहे कोटोपैक्सी हो, इक्वाडोर। फ्यूजियामा सुसुप्त डोरमेंट जापान में, ठीक है। ताल फिलीपींस, ठीक, ताल फिलीपींस। ओजो सेडल सेल्डो अर्जेंटीना, ओजो सेडल सेल्डो अर्जेंटीना। माउंट पोपा म्यांमार, इम्पॉर्टेंट। किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका, ठीक है। एक बार फिर से रीड मारते हैं। कोटोपैक्सी इक्वाडोर, सी वाला, एंड चैम्बारोजी इक्वाडोर, ठीक। पोपा म्यांमार, ठीक। किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका। घुसा दिमाग में। ताल, ताल एल और एल वाले में फिलीपींस। फ्यूजियामा डोरमेंट था, जापान में था, ठीक है। माउंट शास्ता यूएसए, माउंट शास्ता यूएसए। स्ट्रॉन्ग बोली, ये कौन सा था? लिपारी आइलैंड, भूमध्य सागर, लिपारी आइलैंड मेडिटेरियन में, ठीक। हकला एंड लाकी, हकला एंड लाकी। हकला आदमी कब हो जाता है? जब बर्फ़ कड़कड़ा के पड़ती है ना ठंडक में, तो हकला हो जाता है, वो हकला हो गया। आइस में, बर्फीले इलाके में, आइसलैंड में। इटना बोल के लग रहा है, इटना है, टा आ रहा है, इटली का टा आ रहा है, तो सिसल और इटली में हो गया। माउंट कमरून अफ्रीका, कमरून इज़ इन अफ्रीका, माउंट कमरून इज़ इन अफ्रीका, ठीक है। और मोनोलोवा क्या मन करता है आपका लेने का? हवा, हवाई आइलैंड हो गया, ठीक है। कोटोपैक्सी, मोनोलोवा, माउंट कमरून, ठीक है। अब देखिए, ये आपको ट्रिक बताया था ना, पामीर और तिब्बत यहाँ पे थे। कोलंबिया नेम यूएसए में ही है। उजार्क यूएसए, ये चीज़ नाम से ही पता चल रही है। कोलंबिया यूएसए में है तो कोलंबिया पठार भी वहीं हो जाएगा। उजार्क याद कर लेना कि यूएसए में। शान, माँ होती है शान, तो मेरी माँ, म्यांमार। कोलोराडो यूएसए। पीडमोंट यूएसए, ये थोड़ा इंग्लिश लग रहा है बोलने में। पोटवार पाकिस्तान, ये पुताई करता है ना, तेल पानी लगाता है चाइना के, तो पोतवार पाकिस्तान। कोरात थाईलैंड, कोरात थाईलैंड। चियापास साउथ मैक्सिको। ग्रेट बेसिन यूएसए। तो ये सारे प्लेट्यूज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको एक नज़र आप फिर से डालो। पामीर और तिब्बत आपके चाइना में है। कोलंबिया और ओजार्क यूएसए में है। चियापास एक याद रख लेना, मैक्सिको में है, साउथ के। ग्रेट बेसिन आपके यूएसए में है, पोताई करता है पाकिस्तान। कोलोराडो यूएसए में है, और पीडमोंट बोलने में इंग्लिश लग रहा है तो यूएसए में है। कोलोराडो, कंफ्यूज ना होना, कोलोराडो। उजार्क, कोलोराडो। शान होती है माँ, तो म्यांमार। ठीक, अब देखिए यहाँ पर प्लेन की थोड़ी अगर बात कर लें, तो जब प्लेन की बात होगी ना, तो 41% जो है वो होता है आपका क्या? प्लेन। और 27% का, 33% के अप्रॉक्स होता ही आपकी, 33% आपके होता है प्लेट्यू। और यही इंडिया की जब बात करेंगे ना, तो इंडिया की जब आप यहाँ पे बात करोगे, इंडिया के पक्ष में तो ये हो जाता है 27%।
ये यहाँ पर हो जाता है लमसम 44% के आसपास प्लेन्स। फ़िलहाल ये जानना है कि प्लेन ज़्यादा होते हैं प्लेट्यूज से। वर्ल्ड के लेवल में प्लेन है 41% और प्लेट्यू है 33%। ठीक है। सर्वाधिक उपजाऊ मैदान अगर कोई पूछ ले तो होंग हो यांगसी चाइना याद रखना। ठीक है, ये थोड़ा देख लेना।